हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम एनसीईआरटी इसलिए पढ़ते हैं कि 3 बार हम पीटी और मेंस दिए हुए हैं दरोगा एसआई का। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन 16 से 20 क्वेश्चन आता है और ये ऐसा क्वेश्चन रहता है कि कहीं से भी किसी भी लाइन से उठाकर दे दिया जाता है, जो जनरल बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है अगर मेरिट बनाना है तो, क्योंकि मेंस में क्वालिफाई करना इतना हार्ड नहीं है, लेकिन मेरिट बनाना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि एक एक नंबर से हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी अलग हो जाते हैं एग्ज़ाम से। इसलिए अगर आपको मेरिट बनाना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे, इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े थे। उसमें देखे थे कि अंतिम समय में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। और इसका एक मित्र रहता है ग्वालियर का राजा, जो विक्रमजीत रहता है, जिसका नाम विक्रमजीत है, वो भी इस युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। और इस प्रकार बाबर विजयी होकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। भारत पे शासन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता है। मुग़ल कौन था? तो मुग़ल की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों एवं 2 सुविख्यात विजेताओं का रक्त प्रवाहित हो रहा था। बाबर अपनी माता की तरफ से वह चंगेज खां का 14वां वंशज था और अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, लेकिन अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित है। वहीं तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। क्योंकि उसने इनका महान पूर्वज जो 1798 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए ये अपने आप को तैमूर का वंशज कहलाना गर्व करते थे। कब? 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। अब बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख। आगे देखते हैं मुग़ल सैन्य अभियान। तो बाबर के जो पिता थे फरगाना के शासक थे। जब पिता की मृत्यु हो जाती है, उस समय इसकी आयु मात्र 11 वर्ष के रहता है। तो 1494 में बाबर राजा बनता है और ये 1504 में काबुल पे कब्जा कर लेता है। कब? 1504 में। फिर 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। इस प्रकार यह दिल्ली पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब हम आगे देखेंगे प्रमुख अभियान बाबर का, हुमायूं का, उसके बाद अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब का। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले कहीं कहीं दिया जाता है कि 5 बार भारत पे वो आक्रमण किए थे। पानीपत के युद्ध के बाद पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। फिर खनवा का युद्ध होता है। खनवा के युद्ध राणा सांगा के बीच होता है। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और बाबर जो विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। इसी युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में ही बाबर के सेना में शेर शाह सूरी शामिल हो जाता है और इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि शेर शाह सूरी मुग़ल फौज में कब शामिल हुआ? तो चंदेरी के युद्ध के समय।
और मेदिनी राय को पराजित कर देता है बाबर। फिर एक घाघरा का युद्ध होता है जो अफगान महमूद की संयुक्त सेना को पराजित करता है घाघरा के युद्ध में। और मध्यकालीन इतिहास का यह पहला युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा जाता है। तो एक घाघरा युद्ध यहाँ पे नहीं दिया है। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में। अब हम देखेंगे, अब हम हुमायूं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी के बीच शेर शाह से उलझा रहता है और फिर 55 में वो वापस दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। हुमायूं का फर्स्ट अभियान कालिंजर अभियान था जो 1531 ईस्वी में करता है। और कालिंजर का उस समय शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव था। और ये हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है और 12 मन सोना देता है। फिर दूसरा अभियान करता है 1532 में दोहरिया का युद्ध अभियान। इसमें अफगानों को परास्त करता है। फिर चुनार का घेरा डालता है लेकिन यह सफल नहीं हो पाता है और आनन फानन में शेरशाह सूरी से संधि कर लेता है। फिर 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध होता है। कब? 26 जून 1539 ईस्वी को। इसमें दिया हुआ है 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध होता है। इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। फिर इसके बाद 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध होता है जिसको बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में बैरम खां मुगल सेना में शामिल हो जाता है और लेकिन हुमायूं फिर भी पराजित हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखने वाली बात है। शेरशाह सूरी मुगल फौज में कब शामिल हुआ था? तो 1528 में चंदेरी का जब युद्ध हो रहा था। और बैरम खां कब हो रहा है? तो ये कनौज के युद्ध के समय, यानी बेलग्राम के युद्ध के समय बैरम खां मुगल सेना में शामिल हो जाता है। फिर वापस आता है। इसके बाद वो ईरान चला जाता है। फिर फिर वापस कब आता है? वो 1555 ईस्वी में वापस आता है। जब वापस आता है तो तातर खां से युद्ध होता है। तातर खां कौन था? सिकंदर सूर का सेनापति था और इसे हम मच्छीवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ? 1555 ईस्वी में। और हुमायूं की तरफ से बैरम खां लड़ रहा था जिसमें तातर खां पराजित होता है। फिर सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में जिसमें सिकंदर सूर पराजित होता है। अगला अब देखेंगे अकबर के बारे में। हम जो बोल रहे हैं आप उसका भी जो पॉइंट आपको समझ में आता है वो लिख लिया कीजिए। आगे हम देखते हैं अकबर के अभियान। अकबर के समय पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। कब होता है? 1556 में। और किससे होता है? हेमू से होता है। इसमें हेमू पराजित हो जाता है और जब पराजित हो जाता है तो बैरम खां ने उसे हत्या कर देता है। अकबर ने 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पे और 1569 में रणथंभौर पे कब्जा कर लेता है। कब? 1568 सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पे और 1569 रणथंभौर पे। फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में राणा प्रताप के साथ, जो राणा प्रताप पराजित हो जाता है। फिर गुजरात अभियान करता है 1572 से 73 में। और गुजरात का शासक कौन था? वो मुजफ्फर शाह तृतीय था। स्मिथ ने इस अभियान को द्रुतगामी अभियान कहा जाता है क्योंकि यह एक बार जाता है गुजरात तो जीत कर आता है और फिर आता है तो वो फिर स्वतंत्र हो जाता है। वो कौन? मुजफ्फर शाह, जिसको ये वहाँ पे रख के आता है उसको हटा देता है। तो वो मात्र 11 दिन में गुजरात जाता है और फिर उसको पराजित कर देता है। इसलिए स्मिथ ने इसे द्रुतगामी अभियान कहा था। अंतिम वर्ष में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब जहांगीर के बारे में हम देखेंगे।
जहांगीर के समय मेवाड़ का विजय होता है। जो मेवाड़ का राजा कौन था? तो अमर सिंह था। फिर ये दक्षिण अभियान करता है, जैसे अहमदनगर, बरारी आदि को अपने अधीन स्वीकार करवा लेता है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने की प्रयास किए। नूरजहां ने। फिर अब शाहजहां के बारे में देखते हैं। शाहजहां 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में विलय किया। बीजापुर, गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में अधीन कर लिया। 1600 कब करता है? 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में अधीन कर लेता है। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और ये उत्तराधिकार का युद्ध 5 होता है। कौन, इसका नाम क्या क्या है आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहेंगे तो। फर्स्ट युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध, जो 1658 ईस्वी में होता है और शाह शुजा और शाही सैनिक के बीच में होता है। फिर धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच होता है? औरंगजेब और शाही सैनिक। इसमें शाही सैनिक पराजित हो जाता है, औरंगजेब जीत जाता है। सामूगढ़ का युद्ध, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह पराजित हो जाता है। लास्ट में खजुआ का युद्ध होता है 1659 में, जिसमें शाह शुजा की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब फाइनली जीत जाता है। फिर एक देवराय की युद्ध होता है। देवराय की युद्ध में दारा शिकोह को मार देता है औरंगजेब और शासक बन जाता है। औरंगजेब 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने राज में मिलाया था। औरंगजेब बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज में मिला लिया। आगे देखते हैं। इसमें दिया है उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। तो उसमें क्या था कि अपने ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करता था ये लोग, जिससे ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकार होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। माने सबसे बड़ा पुत्र को नहीं अपनाते थे। ये क्या करते थे? सभी को विभाजित कर देते, सब बेटा को बांट देते थे। उसी को सहदायद प्रथा कहते हैं। ये है। अब मनसब और जागीरदार के बारे में पढ़ेंगे। मनसबदार क्या है और जागीरदार क्या है, इसमें हम देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था क्या था। तो अकबर के काल में काजी और सद्र को छोड़कर प्रत्येक उच्च अधिकारी को सेना में एक पद प्रदान किया जाता था तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैन्य संचालन भी करना होता था। ऐसे सभी उच्च पदाधिकारियों को मनसब कहा गया। क्या कहा गया? मनसब। मनसब जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पद अथवा श्रेणी। मनसब का तात्पर्य था पद बोधक न होकर महत्व बोधक होता था। मनसब के 2 भाग होते थे, एक जात होता था, एक सवार होता था। जात से क्या तात्पर्य था? जात से तात्पर्य था कि किसी व्यक्तिगत पद से था तथा सवार से तात्पर्य था घुड़सवारों की संख्या से था। अर्थात किसी भी मनसबदार को कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं उसको हम सवार से इंडिकेट करते थे। इस प्रकार मनसबदार का अर्थ है उस अधिकारी से होता था जिसे शाही सेना में एक पद प्राप्त था। हालांकि यह व्यवस्था तुर्कों के समय से चली आ रही, परंतु अकबर ने इसे जात और सवार का वर्गीकरण करके इसे एक नवीन स्वरूप प्रदान किया, और यह मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित था, जिसका शुरुआत अकबर ने 1575 में किया था।
1593 तक इसमें केवल जाट था। बाद में 1594 में अकबर ने सवार को भी शामिल कर दिया। और अबुल फजल के अनुसार मनसूबों की संख्या 66 बताई गई है, लेकिन आईने अकबरी में 33 चर्चा है, लेकिन इसमें 29 दिया हुआ है। मनसबदार कितने थे? 29। इसको याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में इसी साइड से जहाँ ये सब लिखा रहेगा वहीं से आने का चांस रहता है। 5000 जात वाले अबजातों का दर्जा 1000 जात वाले अबजात से ऊंचा था। माने जिसका जात जितना ऊंचा था उतना ऊंचा माना जाता था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो पद था ना, पद बोधक नहीं था, महत्व बोधक था। और इसी में जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा जोड़ दिया था। देखते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद और वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतना ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़े को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन्हीं कार्रवाइयों के बाद इन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाए जाते, जिसे हम जागीर कहते थे। वही मनसबदार को जो वेतन मिलता था वो भूमि के रूप में मिलता था, उसे हम क्या कहते हैं? जागीर, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार इक्ता से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उनका प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। यानी राजस्व उतना ही उछाला जाता था जितना मनसबदार को वेतन देने में काम होता था। लेकिन आगे चलकर औरंगजेब के समय यह बहुत ही बेकार स्थिति हो गया, क्योंकि औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गया था। जो वेतन से जो मनसबदार बहुत अधिक हो गया था और राजस्व ज़्यादा नहीं था, इसलिए राजस्व कमी पड़ जाता था। जब्त और जमींदार। मुगलों को आमदनी का प्रमुख स्रोत क्या था? राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया था या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द का जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर ही प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई। तो टोडरमल राजस्व मंत्री टोडरमल था, इसको याद रखना। दसो आगे देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जात के जमींदार और किसान मुगल सत्ता को खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिरी ऐसे किसान विद्रोह को मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी। आईने अकबरी है। अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को अपने शासनकाल के इतिहास को लिखने को कहा गया, जो 3 जिल्दों में है। अकबरनामा, पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरे में शासन की घटनाओं का विवरण है, तीसरे में
अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है कि इनमें फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। अब हम देखेंगे अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन का मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा में, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। किसमें मिलता है? आईने अकबरी में, इसको याद रखिएगा। साम्राज्य कई प्रांतों में बटा होता है जिन्हें सूबा कहा जाता है और इस सूबे के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सूबेदारी। इसमें राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहते थे। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवान। और बख्शी को क्या कहा जाता था? बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी था। कौन? सैनिक वेतनाधिकारी। कोतवाल को नगर का पुलिस अधिकारी था। ये भी इम्पोर्टेंस है, पूछा हुआ भी। कोतवाल क्या था? तो नगर का पुलिस अधिकारी था। फौजदार सेनानायक। सदर धार्मिक और धार्मिक कार्यों को देखरेख करता था। इसमें हम थोड़ा अकबर के बारे में देखते हैं कि अकबर ने इबादत खाना बनाया था 1575 में और 1578 में इसे धर्म संसद में बदल दिया। मजहर की घोषणा कब हुआ था? 1579 में। दीन इलाही धर्म 1582 में। और इलाही संबत कब चला था? 1583 में। और ये अनुवाद विभाग भी बनाया था जिसमें बहुत सारे ग्रंथों को फांसी में अनुवाद किया था। जैसे महाभारत का अनुवाद रज्मनामा में किया था, फैजी किया था। पंचतंत्र अनवार्य 16 में किया था। और है योग वशिष्ठ, लीलावत, रामायण आदि को अनुवाद किया था। अकबर का नीति कैसा था? तो अकबर का जो नीति था 16 कुल की नीति थी। 16 कुल की नीति थी। 16 कुल की मतलब होता है सार्वत्रिक शांति, सार्वत्रिक शांति। इसमें था कि शिया सुन्नी एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने का, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे घर में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति के सिद्धांत का पालन किया था। उसे ही 16 कुल की कहते हैं। और ये जहांगीर और शाहजहां काल तक चला। 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। इसलिए विदेश यात्री इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानी में वर्णित है। ये सब है। मुगलों के यहाँ पे दिया है, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए, जैसे हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में ही मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे केंद्र की सत्ता कमजोर होते गया, लोग जो था वो स्वतंत्र होकर अपना साम्राज्य खुद बनाने लगा। दोस्तों, इसका जो शॉर्ट नोट्स है हम या तो PDF में दे देंगे या छोटा वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, जो इसका एकदम निचोड़ होगा और उसको पढ़ लीजिएगा तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम में उस शॉर्ट नोट से ही आएगा और उसको ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्त। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा चैनल को प्रमोट कीजिए।